मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ, शारिक ने कहा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे पिस्तौल में 6 गोलियां हैं। उसने तकिया के नीचे से पिस्तौल निकाल लिया। कम से कम 6 आदमियों को मार कर ही किसी को आगे बढ़ने का मौका दूंगा। एक रिवाल्वर मेरे पास भी है और वो भी भरा हुआ, रजिया ने कहा। तुम्हारे पास रिवाल्वर? शारिक ने हैरत से उसकी तरफ देखा। हाँ, रजिया ने सारी लाया। मेरे शोहर की इंतकाल के बाद ये रिवाल्वर उसके सामान से निकला था जो मैंने अब तक संभाल के रखा हुआ है। मेरा ख्याल है वो उसका सरकारी रिवाल्वर होगा, और जब वो डाकुओं से मुकाबले में हलाक हुआ तो सरकारी रिवाल्वर उसके पास मौजूद था जो पुलिस ने जमा कर लिया था। ये रिवाल्वर तो उसके संदूक में रखा हुआ था। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, सलमान जिस फितरत का आलमी था उससे किसी भी बात की तवक्को की जा सकती थी। हो सकता है ये रिवाल्वर उसने दफ्तर से चुरा कर घर में छुपा रखा हो, या किसी मुजरिम से छीना हो जिसे सरकारी माल खाने में जमा कराने की बजाय अपने पास रख लिया हो। मैं दिखाती हूँ तुम्हें। रदिया ने वैसेरी के नीचे से एक ट्रंक खींच रही जिसे ताला लगा हुआ था। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई चाबियों का गुच्छा उठाकर एक चाबी मुंतकिम की और ताला पोल का संदूक का ढकना उठा दिया। वो रिवाल्वर कपड़ों के नीचे छुपा हुआ था। रदिया ने दाल की तरफ बड़ी एहतियात से रिवाल्वर उठाया और शारिक के हाथ में थमा दिया। वो समेत एंडोजिन का छोटी नाल वाला रिवाल्वर था। उसकी चमक दमक से अंदाजा होता था कि बहुत कम इस्तेमाल हुआ था। शारिक उसे उलट पलट कर देखता रहा। यह सरकारी रिवाल्वर नहीं था। अगर सरकारी रिवाल्वर होता तो इस पर नंबर जरूर लिखा होता। उसे समझने में देर न लगे कि सलमान में ये रिवाल्वर किसी मुजरिम से छीना होगा। उसने रिवाल्वर का सेफ्टी कैच हटाकर रिवाल्वर को खोल लिया। उसके चैम्बर में 6 की 6 गोलियां भरी हुई थी। उसने चैम्बर बंद कर दिया। बहुत खूब रिवाल्वर है, शारिक बोला। इसे अब ट्रंक में बंद करने की बजाय किसी ऐसी जगह पर रखो जहां तुम आसानी से उठा सको, तो फिर इसे अपने पास ही रख लो, रदिया ने कहा। शारिक ने वो रिवाल्वर भी अपने तकिया के पीछे रख लिया। तुम शायद भूल गई हो कि हमने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया, शारिक उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला। उस खबीज की वजह से तो मैं वाकई खाना भूल गई थी, रदिया ने कहा। खाना खाने को तो अब दिल नहीं चाह रहा, अलबत्ता चाय बना लो। और हाँ, उस खबीज की वजह से ज्यादा परेशान मत होना, जो होगा देखा जाएगा, शारिक ने कहा। रदिया उठकर मुस्कुराती हुई कमरे से निकल गई। तकरीबन 20 मिनट बाद वो चाय बनाकर ले आई। शारिक मसहरी की पूंछ से टेक लगाकर बैठ गया। रविया ने एक कप उसके हाथ में दे दिया और दूसरा खुद लेकर कुर्सी पर बैठ गई। हैरत है, ये कमबख्त कहाँ गायब हो गया, रविया ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। उसका इशारा रफीक की तरफ था। कहीं भी गया हो, लेकिन अब यह बात मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि वो पुलिस के पास नहीं गया, शारिक ने कहा। ये तुम कैसे कह सकती हो? रविया ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। वो सुबह 10 बजे के करीब यहाँ आया था और अब 3 बज रहे हैं, शारिक ने जवाब दिया। अगर वो पुलिस के पास गया होता तो पुलिस अब तक हमारे खिलाफ कार्रवाई कर चुकी होती। रफीक यकीनन किसी और चक्कर में होगा। रविया कुछ कहना ही चाहती थी कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज उभरी। मेरा ख्याल है वो खबीस आ गया है। रविया उठकर खड़ी होगी। उसके दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई थी। मैं उसे दूसरे कमरे में ले जाऊंगी। अगर उसने कोई आराम जिंदगी की तो मैं उसका गला घूंट दूंगी। इसके अलावा वो यहाँ क्या करने आएगा, शारिक बोला। रविया बाहर चली गई। उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। तकरीबन 2 मिनट बाद सेन में नस्वानी आवाजें सुनाई दी। शारिक के मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो समीना और शाह परी की आवाजें थी जो अंदर आ गई। रविया ने उनके लिए भी चाय बना ली। चाय पीने के दौरान शारिक ने उन दोनों को भी बता दिया कि उसका राज फाश हो चुका है। ओह, समीना चौंक गई। यूं तो तुम्हारा जान है ना खतरनाक है, हमें फौरन यहाँ से निकल जाना होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं, शारिक बोला। जिस शख्स को इस राज का पता चला है वो अपने आप को रजिया का आशिक कहता है और ये राज छुपाने के लिए रजिया से मामला तय करना चाहता है। ओह, मैं समझ गई, समीना ने रजिया की तरफ देखते हुए कहा। ये तुम्हारा पड़ोसी रफीक तो नहीं जिसके बारे में तुम हमें पहले भी बता चुकी हो? हाँ वही है, रजिया ने कहा। तुम फिक्र मत करो, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा। आने दो उसे, हम दोनों यहाँ मौजूद हैं। उसके होश ना उड़ा दिए तो नाम बदल देना। उसके बाद वो लोग रफीक के बारे में बातें करते रहे। तकरीबन 4 बजे के लगभग रफीक आ गया। रविया ने उसे दूसरे कमरे में बिठाया था। उसके चंद सेकंड बाद ही समीना भी उस कमरे में आ गई। रफीक समीना को देखकर चौंक सा गया। समीना के होंठों पर बड़ी देर तरे मुस्कुराहट थी। वो रफीक के सामने वाली कुर्सी पर इस तरह आगे को झुककर बैठी थी कि रफीक के वाकई ही होश उड़ गए थे। समीना बातें करते करते उठकर रफीक वाले सोफे पर आ गई और जानबूझकर इस तरह बैठी कि उसका जिस्म रफीक के जिस्म को छू रहा था। रफीक अपने आप में सनसनीखेज सी कैफियत महसूस करने लगा। समीना ने आंख से रदिया को इशारा किया। वो बहाना बनाकर वहां से उठ गई। समीना सिरक कर रफीक के सांस लग गई और अपना एक हाथ पीछे से निकालकर रफीक के कंधे पर रख दिया। रफीक की अजीब हालत थी। मैं कैसी लग रही हूँ रफीक साहब? समीना ने मुस्कुराते उसकी तरफ देखा। बहुत अच्छी, रफीक अखलाया। मेरे चेहरे को गौर से देखकर बताइए, पहले कभी देखा है मुझे? समीना बोली। कुछ जाना पहचाना सा लगता है, रफीक ने जवाब दिया। मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। समीना उसके ऊपर झुक गई।
उसके होंठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। उसके होंठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई थी। मैं समीना हूँ, वही समीना जिसे जिले भर की पुलिस तलाश कर रही है। शारिक की साथी समीना? रफीक एक बार फिर अकलाया। हाँ वही समीना। समीना बोली, जिसे पूरे जिले की पुलिस तलाश कर रही है। वो कितनी आसानी से आपकी आगोश में आ गई। अब आपके सामने दो ही रास्ते हैं। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, मेरे और शारिक के बारे में पुलिस को इतला देकर या तो आप इनाम हासिल कर लीजिए और या जिंदगी के मजे लीजिए। मैं माँ के सामने हूँ, मैं ही नहीं, मेरी दूसरी साथी और नर्स रविया भी। हम तीनों आपकी ख्वाहिश से एहतराम करेंगी, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, हमें पुलिस के हवाले करने की सूरत में आपको इनाम तो मिल जाएगा, लेकिन हम 1-2 दिन से ज्यादा पुलिस की कस्टडी में नहीं रह सकेंगी। और उसके बाद आपका जो अंजाम होगा उसका तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अलबत्ता दूसरी सूरत में आप ऐश करेंगे, हम फैसला करना आपके हाथ में है। मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा, रफीक ने जवाब दिया। समीना की वादे दलील के बाद उसके चेहरे पर खौफ के तासरात उभर आए थे। मैं दूसरा रास्ता पसंद करूंगा, अक्लमंद हैं आप। समीना ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। रफीक बड़ी हद तक अपनी कैफियत पर काबू पा चुका था। उसने अपना हाथ समीना की पुष्ट पर रख दिया। उसी लम्हे रदिया और शाहपरी कमरे में दाखिल हुई। समीना एक झटके से सीधी होकर बैठ गई। रफीक भी संभल गया। वो शाहपरी की तरफ देखने लगा। वो समीना और शाहपरी को कई रोज से यहाँ आते देख रहा था। वो दोनों हमेशा बुर्का और चादर ओढ़े होती थी। रफीक हर मर्तबा उनकी सिर्फ आंखें ही देख पाता था और उन आंखों ही से उसने अंदाजा लगा लिया था कि वो बहुत हसीन होंगी। और अब वो दोनों उसके सामने मौजूद थी और उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा हसीन थी। रदिया तो उसे अब उनके सामने ईच नजर आने लगी थी। और फिर मजे की बात यह थी तो उसके सामने समीना बैठी हुई थी, जिसके नाम की दहशत पूरे शहर में फैली हुई थी। लोग उसका नाम सुनकर कांप उठते थे। वही समीना आज अपने आप को उसके सुपुर्द कर रही थी। वो किसी मौके पर यह तो कह सकेगा कि वो समीना के हुस्नो शबाब से खेल चुका है। शाहपरी भी तमाम तर रोनाइयों के साथ उसके सामने खड़ी थी। समीना और शारिक के साथ ये नाम उसने पहली मर्तबा सुना था, लेकिन वो भी क़यामत थी। रदिया तो वाकई ही अब इन दोनों के सामने ही नजर आ रही थी, लेकिन उसके ख्याल में चटनी के तौर पर उसे भी इस्तेमाल कर लेने में कोई मजायका नहीं था। बात यह है रफीक साहब, समीना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसी हरकतों के लिए रदिया के ये क्वार्टर मुनासिब नहीं है। हम जानते हैं कि यहाँ कोई ना कोई आता ही रहता है, इस तरह मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर रफीक ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। अब वो बड़ी हद तक अपने आप पर काबू पा चुका था। हम दोनों शाम तक यहीं रहेंगी, समीना ने कहा। इस वक्त आप चले जाइए, शाम को जब हम बाहर निकले तो हमारे पीछे पीछे सड़क पर आ जाइए। हम आपको अपनी कोठी पर ले चलेंगे, वहाँ किसी की मुदाखलत का अंदेशा भी नहीं होगा। अगर आप जाए तो रात हमारे साथ कोठी ही में रहें। वीरा कह रहे ये ठीक होगा, रफीक ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। मैं अपनी बीवी से भी कह दूंगा कि अपने एक दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, रात को वापिस नहीं आऊंगा। तो ठीक है, मामला तय हो गया, समीना ने कहा। अब आप अपने घर चले जाइए और ये बात ज़हन में रखिए कि अगर हमारे या शारिक के बारे में एक लफ्ज़ भी आपके मुंह से निकला तो उसने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। बात रफीक की समझ में आ गई थी। कुछ देर बाद उठकर चला गया। जाते हुए भी वो हवस भरी नजरों से उनकी तरफ देख रहा था। रविया उसे बाहर तक छोड़कर आई और उसे बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। वो तीनों शारिक वाले कमरे में आ गए। क्या हुआ? शारिक ने सवारी के निगाहों से बारी बारी उनकी तरफ देखा। कुछ नहीं, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा। वो शाम को हमारे साथ जाएगा और मैं उसका वो अशर करूंगी कि आइंदा वो किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। तुम्हारे अशर करने के बाद वो किसी औरत की तरफ तो आंख उठाकर वाकई ही नहीं देखेगा, लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि वो पुलिस के पास नहीं जाएगा? हाँ, ये सोचने की बात है। असल बात ये भी है कि उसे पुलिस के पास जाने से रोकना है। वैसे एक बात मेरे ज़हन में आया, समीना बोली। वो क्या? शारिक ने पूछा। ये बात तो समझ में आ गई है कि वो बहुत ही घटिया और कमीना फितरत आदमी है। अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी औरतों के पीछे भागा फिर रहा है। रविया ने बताया था कि वो कई मर्तबा पिट भी चुका है, लेकिन यहाँ मसला औरतों के पीछे भागने का नहीं, हम सबकी सलामती का है। रफीक जैसे लोग बार बार जलील और रुसवा होने और पिटने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। मैं उसे औरतों के पीछे भागने का सबक तो सिखा दूंगी, लेकिन इस बात की बाकी कोई जमानत नहीं कि वो अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेने के लिए हमारे बारे में पुलिस को नहीं बताएगा। मेरी तजवीज तो ये है कि क्यों ना उसे ज़ेरे जमीन पहुंचा दिया जाए, समीना ने कहा। रविया की दोस्त बेवा हो जाएगी, शारिक बोला। वो बहुत खुश होगी। रविया बीच में बोल पड़ी। वो तो इससे बहुत तंग आ चुकी है, आए दिन झगड़े होते रहते हैं। कई मर्तबा उसे तलाक का मुतालबा कर चुकी है, लेकिन रफीक किसी तरह उसे छोड़ने को तैयार नहीं। वो छोड़ भी कैसे सकता है? खुद तो निखट्टू है, कोई काम धंधा करता नहीं, बीवी की कमाई पर फलता है, इससे तनख्वाह का एक एक पैसा लेता है। तो ठीक है, समीना ने कहा। उसे हम अपनी कोठी की बजाय मुल्तान रोड वाली हवेली में ले चलेंगे और माइस्ता किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मुल्तान रोड वाली हवेली? शारिक चौंक गया।
हाँ, मेरे ख्याल में वही सबसे महफूज जगह होगी, समीना ने जवाब दिया। इसे वहीं दफन कर दिया जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ना इसकी लाश मिलेगी और ना इसके कत्ल के बारे में कोई बात होगी। इसकी बीबी भी यही समझती रहेगी कि शायद उसे छोड़कर कहीं चला गया है। मैं तो इसकी तायद करूंगी, रविया जल्दी से बोली, और मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। आज की मैं छुट्टी ले लूंगी। नहीं रविया, समीना ने कहा, तुम्हारा हॉस्पिटल की हदूद में रहना बहुत जरूरी है। वो तुम्हारे नजदीक रहता है। हो सकता है उसकी गुमशुदगी के बाद तुम पर किसी किस्म का शुबा किया जाए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपनी ड्यूटी पर रहो। ठीक है, रजिया ने जवाब दिया। बात उसकी समझ में आ गई थी। शाम 7 बजे के करीब रजिया ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो गई। समीना और शाहपरी भी तैयार हो गई थी और फिर वो तीनों इकट्ठी ही बाहर निकली। उनकी तवक्को के ऐन मुताबिक रफीक अपने क्वार्टर के दरवाजे पर खड़ा था। वो यकीनन उनके इंतजार में था। समीना और शाहपरी रिहायशी इलाके वाले गेट की तरफ जाने की बजाय रजिया के साथ चलती रहीं, और फिर रजिया तो अपने क्वार्टर की तरफ चली गई और वह दोनों हॉस्पिटल के मेन गेट की तरफ चली गई। गेट से निकलने से पहले समीना ने पीछे मुड़कर देखा। तकरीबन 20 गज के फासले पर रफीक भी आ रहा था। शाम के वक्त हॉस्पिटल के मरकजी गेट के सामने बड़ी रौनक थी। एक तरफ खादी विकी और टैक्सियां भी खड़ी थी। वो दोनों गेट से 5-6 कदम हटकर खड़ी हो गई। चंद सेकंड बाद ही रफीक भी उनके करीब आ गया। वो किसी की तरह घबराया हुआ सा लग रहा था। कहाँ चलना है? मैं किसी टैक्सी वाले से बात करूं? उसने समीना की तरफ झुकते हुए सरगोशियाना लहरे में कहा। फुस्तान रोड पर यतीम खाने वाले चौक से तकरीबन 1 मील आगे, समीना ने जवाब दिया। रफीक एक टैक्सी वाली से बात करने लगा। उसने 100 रुपए किराया मांगा तो रफीक फौरन ही तैयार हो गया। टैक्सी वाला अगर 1000 रुपए मांगता तो भी वो तैयार हो जाता। उसने मुड़कर समीना और शाहपरी को इशारा किया और खुद आगे वाला दरवाजा खोलकर बैठ गया। समीना और शाहपरी पिछली सीट पर बैठ गई तो टैक्सी फौरन हरकत में आ गई। ट्रैफिक के हुजूम की वजह से टैक्सी तकरीबन 1 घंटे में यतीम खाने वाले मोड़ पर पहुंच जाती थी। आगे का फासला तय करने में 4 मिनट और लग गए और बिलादर समीना ने एक जगह पर टैक्सी रुकवा ली। ड्राइवर मशकूक नजरों से उनकी तरफ देख रहा था। रफीक ने जेब से 100 का नोट निकालकर ड्राइवर के हाथ में थमा दिया। टैक्सी यू टर्न लेती हुई वापस चली गई। रफीक अजीब सी नजरों से इधर उधर देख रहा था। ये जगह शहर से खासी दूर थी। सड़क के दोनों तरफ ज़र रादी खत्म हो चुकी थी और नई बस्तियां बन रही थी। कोई गहरा आबाद था जबकि ज्यादातर इलाका जेरे तामीर था। ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? रफीक ने समीना और शाहपरी की तरफ देखते हुए पूछा। उसकी आवाज में हल्का सा खौफ भी था और शुबा भी। महफूज जगह पर जहाँ किसी की मुदाखलत का अंदेशा नहीं, समीना ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। दरअसल यहाँ हमने एक जेरे तामीर मकान खरीद रखा है। आराम से रात गुजारेंगे और सुबह वापस चले जाएंगे। तुमने अपनी बीवी को तो बता दिया था ना कि रात को वापस नहीं आओगे। वो इस वक्त ड्यूटी से वापस नहीं आई थी। मैंने एक पर्ची लिखकर छोड़ दी थी कि अपने एक दोस्त के पास शायद रात जा रहा हूँ और रात को वापस नहीं आऊंगा। रफीक ने जवाब दिया। सड़क पर इस वक्त ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी थी। लाहौर से मुल्तान वगैरह की तरफ जाने वाली बसें भी गुजर रही थी और दूसरी तरफ से लाहौर से आने वाली बसें भी आगे पीछे चली जा रही थी। सड़क पार करने के लिए उन्हें 2 मिनट इंतजार करना पड़ा। मुख्तलिफ गलियों से होते हुए वो हवेली के सामने पहुंच गए। आस पास सन्नाटा था। तारीकी में रफीक को 2-3 मरतबा ठोकर लगी। हवेली भी तारीकी में डूबी हुई थी। शाहपरी ने रफीक का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर गेट से चंद कदम दूर हट गई। जबकि समीना दीवार की खो में चाबी तलाश करने लगी। समीना दीवार के खो से चाबियों का गुच्छा निकालकर फाटक के सामने आ गई और छोटे दरवाजे का ताला खोलने लगी और फिर वो रफीक को सांस लेकर अंदर आ गई। समीना ने दरवाजा बंद करके अंदर से ताला लगा दिया। रफीक की दिल की धड़कन तेज थी। वो आंखें फाड़ पड़ कर तारीकी में इधर उधर घूरने लगा। उसके दिल में पहली मरतबा खौफ पैदा हुआ था कि उसके साथ धोखा तो नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं कि हवेली में पहले से कुछ आदमी मौजूद हों, लेकिन फिर उसने ये सोचकर दिल को तसल्ली दी कि फाटक का ताला तो समीना ने खोला था, अंदर कोई नहीं हो सकता। ये सिर्फ 2 औरतें थी और अगर इन्होंने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो वो इनसे निमट लेगा। आओ, रुक क्यों गए? समीना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम तो कहती थी कि जेरे तामीर मकान है, ये तो मुझे कोई बहुत बड़ी हवेली लगती है। रफीक इधर उधर देखते हुए बोला। हाँ, हवेली ही है। इसे तोड़कर यहाँ एक मॉडर्न कोठी बनाई जाएगी, लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा। आओ, रुक क्यों गए? समीना बोली। यहाँ तो शायद बिजली भी नहीं है। रफीक आगे बढ़ते हुए बोला। बिजली भी है और बहुत कुछ है, समीना ने जवाब दिया। शाहपरी ने समीना से चाबियां ले दी और आगे जाकर बरामदे वाला दरवाजा खोल दिया। उसने बरामदे की बत्ती नहीं जलाई थी, बल्कि अंदर दाकर होकर कमरे की बत्ती जला दी। समीना रफीक के साथ कमरे में दाखिल हुई। रफीक मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देखने लगा। कमरे में मार की 2 चारपाइयां बिछी हुई थी। कई रोज पहले के खाने के जूठे बर्तन पड़े हुए थे। समीना में शाहपरी ने बुरके उतार कर एक चारपाई पर फेंक दी गई। समीना मुस्कुराती हुई नजरों से रफीक की तरफ देखने लगी। आओ, तुम्हें यह हवेली दिखाऊं, यहाँ जो कुछ भी है इसे देखकर तुम्हें हैरत होगी, समीना ने कहा।